मनुष्य का जीवन विकास किस तरह से होता है, इस पर गत सत्र में हमने समझा कि युवा अवस्था का 2 भागों में विभाजन हुआ है। इसमें विवाह पूर्व जीवन अवस्था 16 वर्ष से 25 वर्ष का ये काल है। यह बात निर्भर है। इसलिए विवाह पूर्व युवावस्था को संयम और साधना का काल बताया है होता है। उससे उपभोग बहुत अच्छी तरह से गहरे तक हम ले सकते हैं और इसका परिणाम तृप्ति में होता है। तो ये इसकी शर्त है। यथेच्छ उपभोग करो, परंतु इस पद्धति से करो कि हमें तृप्ति प्राप्त हो। तृप्ति प्राप्त नहीं हुई तो फिर आगे के जीवन में हमें बहुत कठिनाई होती है। इसलिए तृप्ति होने तक उपभोग करना। अब तृप्ति अधिक उपभोग से नहीं होती, यह तो हमारी परंपरा ने सिद्ध किया है कि यथेच्छ अधिक से अधिक उपभोग ये तृप्ति का साधन नहीं है। गहराई से उपभोग ये तृप्ति का मार्ग है। इसलिए इसकी कला तो हमें सीखनी ही होगी। बड़ों से सीखना, शास्त्रों से सीखना, स्वयं की बुद्धि से सीखना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दिस इज द की पॉइंट। आगे के जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसलिए इसको ऐसा करना। अब ये तो व्यक्तिगत बात हुई, युवक युवती की अथवा पति पत्नी की व्यक्तिगत बात हुई। इस उपभोग के साथ साथ संबंध निर्माण करना, एकात्म संबंध निर्माण करना, यह भी आवश्यक है। और इसके लिए क्या क्या करना, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या मनोभाव है, इसके बारे में भी परंपरा में और अनुभव से और बड़ों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके ऊपर हम अधिक चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अब ये तो व्यक्तिगत बात हुई। दूसरी बात है गृहस्थ और गृहिणी बनना। ये भी अनिवार्य है। पति और पत्नी बनना ये व्यक्तिगत विकास का मार्ग है, परंतु केवल जीवन व्यक्तिगत नहीं होता, वह तो पूरे विश्व के साथ संबंधित होकर ही होता है। इसलिए दूसरी तुरंत बात आती गृहस्थ और गृहिणी होना। इसका मतलब गृह संचालन करना। गृह संचालन करने में कौन सी बातों का समावेश होता है? तो घर कैसे चलता है? घर के 2 महत्वपूर्ण काम हैं। एक भोजन बनाना, घर में स्वच्छता और व्यवस्था रखना, योग्य आवश्यक अर्थार्जन करना और अतिथि सत्कार करना, ये घर के मुख्य काम है। तो अच्छे से भोजन बनाना आना ये इसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि शरीर मन चित्त आदि सभी पर भोजन का प्रभाव होता है। शरीर को तो पुष्टि मिलती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मन में भावात्मक अच्छाई, भावात्मक सद्गुण भोजन से आते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। और ये शरीर की पुष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसा अन्न वैसा मन। अब इस अन्न को खाने में खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल खाने वाला अन्न को ब्रह्म मानकर खाए इतना पर्याप्त नहीं है। खिलाने वाला खाने वाले का विचार करके उसके प्रति प्रेम और सद्भाव रखकर अपने पूरी भावना से, अच्छी भावना से युक्त होकर भोजन बनाए। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है मन को संस्कारित करने के लिए और चित्त को शुद्ध करने के लिए। इसलिए गृहिणी को भोजन बनाना तो आना ही चाहिए और साथ में उसे अच्छा भी लगना चाहिए। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रही हूं कि आज हम इससे विपरीत देख रहे हैं। भोजन बनाना वो तो सामान्य काम है।
परंतु भोजन ये केंद्रीकृत ऐसी कृति है, इसलिए खिलाने वाला, इसलिए कहते हैं कि सुख किसमें है, गृहिणी किसको कहेंगे, भोज्येषु माता, खिलाने खिलाने वाले लोगों में मातृभाव होना सबसे आवश्यक है। तो ये भोजन बनाना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। गृहस्थ और गृहिणी को अपने घर के सभी सदस्यों के सेवा करने वाले लोग, सेवा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, इस भावना से रहना चाहिए। वैसे गृहस्थ और गृहिणी गृहस्वामी और गृहस्वामिनी होते हैं, अधिकार उनका ही है, परंतु घर में गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का अधिकार केवल अधिकारी के रूप में प्राप्त नहीं होता, कृति के रूप में तो वे सबकी सेवा करने वाले होते हैं। सेवा करने वाले होते हैं अर्थात घर के जो लोग होते हैं उनको पहले उपभोग करने देना। उदाहरण के लिए घर के सब लोग भोजन करेंगे, उसके बाद गृहस्वामी और गृहस्वामिनी भोजन करेंगे। घर के सभी लोगों की सुविधाएं पहले पूर्ण होगी, उसके बाद गृहस्वामी और गृहस्वामिनी सुविधा का उपभोग करेंगे। ऐसे सेवक के रूप में ही अपना अधिकार वे दर्शा सकते हैं। ये घर के लोगों की बात हुई। अब घर के बाहर समाज में कुटुंब को यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करवाना, इस प्रकार से सगे संबंधियों के साथ व्यवहार होना, समाज के अन्य लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ व्यवहार होना, जिससे घर को प्रतिष्ठा प्राप्त हो और अपने सभी कार्यों में यश प्राप्त हो, कीर्ति संपादन करें, ये गृहस्थ और गृहिणी का ही काम है। इसके साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा, स्वदेशी का प्रयोग, राष्ट्र भक्ति, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी, और इसमें हम भारतीय हैं तो फिर हमारा घर कैसा होगा, हमारे घर की व्यवस्था और हमारे घर का व्यवहार कैसा होगा, ये देखने का काम गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का है। उदाहरण के लिए घर में यदि विदेशी वस्तुओं का स्थान है तो फिर हम देशभक्ति में कहीं तो कम है ऐसा मानना चाहिए। हमें यदि आतंकवाद, घूसखोरी और धर्मांधता इसका कुछ पता ही नहीं है तो फिर हम राष्ट्र के संदर्भ में हमारा कर्तव्य तो चूकते हैं। अरे हमारा तो घर, हम भले, हमारा घर भला, हमारे बच्चे भले, इतना ही करेंगे तो नहीं चलेगा। देश दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे देश की कहाँ पोजीशनिंग है इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। घर में यदि प्लास्टिक, पॉलिएस्टर का व्यवहार हो रहा है तो हम पर्यावरण के प्रति अपराध कर रहे हैं, ये तो हमें जानना ही चाहिए और हमें घर में से प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। अनीति होती है तो अनीति नहीं होने देना, ये गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का कर्तव्य है। इसलिए पहले व्यक्तिगत जीवन जीना, उसमें आनंद का, रस का, सुख का उपभोग करना, ये तो है, अपने लिए है, परंतु कुटुंब और समाज के प्रति अपना घर अच्छा होना, ये देखना, ऐसा करना भी गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का कर्तव्य है। क्योंकि अपना घर केवल अपना घर नहीं है, वह राष्ट्र का एक अंश है, समाज का एक अंग है। इस दृष्टि से देखना, कुल धर्म, कुलाचार, कुल परंपरा, इसकी जानकारी होना और इसका पालन भी होना, ये गृहस्थ और गृहस्वामी और गृहस्वामिनी को देखना है। अब तीसरी बात है, जैसे समाज के साथ, राष्ट्र के साथ एक कुटुंब जुड़ा है, उसी प्रकार से वह वंश परंपरा निभाने के लिए भी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी है
इसलिए समर्थ बालकों को जन्म देना ये भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये इसलिए हमें याद करना चाहिए कि आज इसके बारे में भी बहुत अंधाधुंध है, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए इसका पता नहीं है। तो इस शास्त्र को कहते हैं अधिजनन शास्त्र, बालकों को जन्म देने का शास्त्र। राष्ट्र को समर्थ बनना है तो प्रजा समर्थ चाहिए। अगर प्रजा समर्थ नहीं है तो राष्ट्र केवल भौतिक संपत्ति से समर्थ नहीं होता। अगर प्रजा को समर्थ होना है तो दो बातों का महत्व है। एक है विद्यालय में होने वाली शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को समर्थ बनाती है, परंतु शिक्षा से भी बढ़कर घर में जन्म से प्राप्त होने वाले संस्कार, सामर्थ्य, पोटेंशियल, ये अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा से भी संस्कार अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा हमारा अधिजनन शास्त्र कहता है। ऐसे समर्थ बालकों को जन्म देने के लिए समर्थ माता पिता चाहिए। इसलिए हर गृहस्वामी और गृहस्वामिनी ने समर्थ बालकों को जन्म देने का सामर्थ्य भी प्राप्त करना चाहिए और समर्थ माता पिता बनना चाहिए। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है उसका ये तीसरा महत्वपूर्ण काम हुआ, अच्छे समर्थ बालकों को जन्म देना। ये हमें अधिक विस्तार से समझने की आवश्यकता है, अभी नहीं समझेंगे, परंतु हमारा अध्ययन इस दिशा में होना चाहिए कि आज जो संकट है वह यह है कि अच्छे बालकों को जन्म देने वाले माता पिता ही नहीं है। युवक युवती, पति पत्नी माता पिता बनने के लिए जो जो भी करना चाहिए वो नहीं करते हैं, करने का प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे अत्यंत अज्ञान हैं। अज्ञान इसलिए है कि उन्हें ज्ञान देने की कोई व्यवस्था हमारे विद्यालयों में या घरों में या मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में, सरकारी संस्थाओं में कहीं पर भी नहीं है। ये जो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन का, प्रजा का, संपूर्ण राष्ट्र का, इसके प्रति ध्यान ही नहीं है। यह अत्यंत शोचनीय, माने चिंता करने लायक बात है। और इसलिए अच्छे माता पिता बनना और अच्छे बालकों को, समर्थ बालकों को जन्म देना, ये हमारी धर्म, संस्कृति, वैभव, सुख, संस्कार, संस्कृति आदि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो गृहस्थाश्रम में माता पिता बनना ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। बालकों का जन्म होने के बाद उनके संस्कार और संगोपन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। ये यहाँ से हमने प्रारंभ किया था, गर्भावस्था और शिशु अवस्था से, इसलिए उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। परंतु गर्भावस्था और शिशु अवस्था जैसे नई पीढ़ी की बात है, वैसे ही पुरानी पीढ़ी माने माता पिता की भी बात है। और वह गृहस्थाश्रम में जीवन कैसा होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। दोनों पीढ़ियों का यह संधान होता है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों का संधान होकर नई पीढ़ी का निर्माण करना ये पुरानी पीढ़ी का प्रमुख कर्तव्य बनता है। तो दोनों को साथ में रहना है। तो बालकों का माने शिशुओं का संस्कार और संगोपन करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा हुआ। अब ये अपने बच्चे शिशु होंगे, बाल होंगे, किशोर होंगे, 15 वर्ष के होंगे, तब तक उनके साथ कैसा व्यवहार करना ये पूर्व में आ गया है। परंतु इसके लिए माता पिता को समय देना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, साथ में जीना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए।
माता प्रथमो गुरु ऐसा कहा है, पिता द्वितीयो, इसलिए हर माता पिता ने अब भले ही वे युवा हो, भले ही ये उपभोग की इच्छा रखते हो, भले ही ये वैभव में रहें, तो भी माता पिता का दायित्व वे उपेक्षित नहीं कर सकते। प्रश्न होता है कि आज कई युवक युवती अपने करियर के चलते, अपनी पढ़ाई के चलते, व्यवसाय के चलते कभी तो माता पिता बनना चाहते ही नहीं है। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे माता पिता बनने का या तो चाहते नहीं, या तो बहुत देर से बनते हैं। ये सब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टि से, जीवन के प्लानिंग की दृष्टि से भी अत्यंत अत्यंत अनुचित कार्य है, तो भी करते हैं। बस प्रश्न यही है, कोई कहने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला है ही नहीं। और जो समाज हितैषी लोग हैं, उन्होंने भी अब तक चिंता नहीं की इस बात की, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो अच्छी बातें कोई चाहता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ माता पिता ऐसे हैं, कुछ क्या, जितने अधिक शिक्षित, जितने अधिक आधुनिक, जितने अधिक धनवान, उतना एक ही बच्चे को जन्म देना पर्याप्त मानते हैं। अरे एक को तो हम नहीं संगोपन कर सकते तो और कैसे करेंगे, ऐसा उनका तर्क होता है। समय ही कहाँ है। जो कम धनवान है वे फिर देखा देखी कहते हैं हम तो अपने बच्चों का खर्चा ही नहीं उठा सकते, जैसे खर्च करने से ही संस्कार और संगोपन हो सकता है। सब कुछ पैसे के साथ जोड़ दिया तो एक ही बालक को जन्म देना, ये भी एक प्रचलन बढ़ा है। कम से कम 3 बालक होने चाहिए। हमारे एक कार्यकर्ता तो कहते हैं कि हर बालक को एक भाई कम से कम और एक बहन होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि 4 बच्चे तो होने ही चाहिए। अब अभी भी सुनने वाले लोग या तो हंसेंगे या तो इस कथन की उपेक्षा करेंगे। ठीक है, सबको अपना अपना विचार कुटुंब, वंश, समाज, राष्ट्र, इसके संदर्भ में करना ही चाहिए। इतना ही कहकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये पहला तबका जो है, पहले 10 वर्ष हैं, उसके बाद है जब पति पत्नी युवा होते हैं, गृहस्थ और गृहिणी युवा होते हैं, तब की बात है। अब धीरे धीरे 35 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था शुरू होती है। जब युवक युवतियों को 35, 37, 40 वर्ष के युवक युवतियों को, अब इनको युवक युवती तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि युवावस्था तो चली गई, तो कहते हैं कि अरे अब आप प्रौढ़ावस्था में हैं, तो पहले तो वे चौंकते हैं, बाद में एकदम रिएक्ट करते हैं, अरे नहीं नहीं अभी तो हम युवा हैं, हम प्रौढ़ नहीं है अभी। तो इसका अर्थ है कि प्रौढ़ होना क्या होता है ये जानते भी नहीं और कहते कि हमको तो प्रौढ़ नहीं होना है। जैसे जीवन में किसी को वृद्ध नहीं होना है, किसी को प्रौढ़ नहीं होना है, सबको युवा ही रहना है, बाल भी नहीं रहना है। बाल किशोर भी युवा की तरह ही करने लगते हैं बहुत जल्दी, और ऐसे प्रौढ़ और वृद्ध भी अपने आप को युवा कहते हैं। और समाज में कोई ऐसी धारणा बन गई है कि कहेंगे 80 वर्ष के युवा, माने क्यों, अरे वो तेज तर्रार हैं, अभी भी अच्छा बोलते हैं, अच्छा घूमते हैं, काम कर लेते हैं, तो ये तो 80 वर्ष के युवा हैं। मैं आगे आऊंगी युवा और वृद्ध में अंतर क्या होता है, परंतु आयु की अवस्था को स्वीकार नहीं करना और अपने आप को प्रौढ़ नहीं मानना, ये जरा अनुचित है। जब हम सुनते हैं कि प्रौढ़ का अर्थ है मैच्योर, प्रौढ़ का अर्थ है समझदार, प्रौढ़ का अर्थ है गहराई में जाने वाला, गहराई में सोचने वाला, जब ये अर्थ होता है, अब आप सतही नहीं है, अब आप उछल कूद करने वाला पानी का झरना नहीं है, अब आप गहरे बहने वाली और बड़ी चौड़ी और शांत स्थिर प्रवाह से बहने वाली
नदी के जैसे हैं, तब बात कुछ समझ में आती है। तो धीरे धीरे व्यक्ति युवा से प्रौढ़ बनता है। वो खट से एकदम 35 वर्ष पूरे हुए, 36वां जन्मदिन है, उसी दिन से आप प्रौढ़ बन गए, ऐसा नहीं होता है। वो भी ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो धीरे धीरे होता है। किसी का 32 वर्ष में हो जाती है मैच्योरिटी, किसी की 38 वर्ष में होती है, परंतु ये ट्रांजिशन होकर भी सबको युवा से प्रौढ़ होना है। अब प्रौढ़ होने में थोड़ा गौरव का अनुभव करना चाहिए। क्यों? हाँ, हम ज्यादा समझदार हुए, ज्यादा अनुभवी हुए, ज्यादा गहरे हुए, अधिक स्थिर बुद्धि वाले हुए। अब हम जरा धैर्य पूर्वक विचार कर सकते हैं, धैर्य पूर्वक चीजें देख सकते हैं। ऐसी ये प्रौढ़ावस्था है। अब इसमें उपभोग तो है, हम गृहस्थ हैं, इसलिए रसिक भी हैं, आनंद का उपभोग भी करना है। परंतु 26-27 वर्ष के युवा की उपभोग वृत्ति और 38-40-42 वर्ष के युवक और युवती की उपभोग वृत्ति में, पद्धति में बहुत अंतर है। रस उधर भी है, इधर भी है, आनंद उधर भी है, इधर भी है, उपभोग उधर भी है और इधर भी है, परंतु ये अधिक मैच्योर है, अधिक गहरा है। मुझे बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सौंदर्य उधर भी है, इधर भी है, लेकिन इसको अपनाना, इसको समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना, ये आवश्यक है। अब हमारे बच्चे किशोर आयु के होने लगे हैं, युवा होने लगे हैं, उनको भावी गृहस्थाश्रम के लिए तैयार करना, सिखाना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। समाज में नेतृत्व लेने की क्षमता प्राप्त होना, ये भी महत्वपूर्ण बात है। किसी बात में परामर्श देना, ये भी आवश्यक है। इसका प्रारंभ होता है, लोग हमारा उदाहरण देखते हैं कि हाँ, ये तो ऐसा होता है, ये ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा करना, इस प्रकार से वो आना और तृप्ति प्राप्त करके अब धीरे धीरे तृप्ति हुई। मैं, ये व्यक्तिगत जीवन की बात है कि उपभोग में तृप्ति हुई तो स्वाभाविक प्रौढ़ता में हम विरक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, और यही जीवन विकास है। विरक्ति माने बस बहुत हो गया, कितना हमने उपभोग किया, आनंद से उपभोग किया, अब शरीर की अवस्था, मन की अवस्था, ये सब अब तृप्ति से धीरे धीरे विरक्ति की ओर जाना। ये धीरे धीरे माने 15 वर्ष है हमारे पास, एकाएक सब नहीं हो जाना, नहीं हो जाता है। धीरे धीरे उस दिशा में हमें स्वाभाविक पद्धति से बढ़ने की जब वृत्ति होती है, मानसिक अनुकूलता होती है, तब जीवन विकास होता है। साथ ही बच्चों के प्रति कर्तव्य हैं, उनको अर्थार्जन के लिए तैयार करना, गृह संचालन के लिए तैयार करना, ये सारे बातें तो है ही। और समाज में प्रतिष्ठित होना, व्यवसाय में स्थिरता होना, व्यवसाय में अधिक होशियार होना, अधिक समर्थ होना, ये सारी बातें उसमें आती हैं। तो हमारे बालकों के लिए वर या वधू ढूंढना, ये भी इसी में आता है। तो 50 वर्ष के होने तक ये प्रौढ़ावस्था, इसी को कहते हैं पूर्ण गृहस्थाश्रम, सार्थक गृहस्थाश्रम, यशस्वी गृहस्थाश्रम। इसलिए इसको पौरुष पूर्ण प्रौढ़ावस्था कहा है कि इसमें सारे गृहस्थ जीवन के जो पराक्रम है वो करो, पौरुष दिखाओ, पुरुषार्थ दिखाओ, सामर्थ्य दिखाओ। ये ऐसा 25 वर्ष का गृहस्थाश्रम होता है। अभी प्रौढ़ावस्था तो है ही, परंतु आश्रम बदलता है। अब 50 वर्ष में वानप्रस्थाश्रम का उपदेश हमारे लिए दिया गया है। 50 वर्ष का अर्थ है आधा जीवन काल पूर्ण होने पर। 50 का अर्थ 50 नहीं लेना चाहिए, आधा जीवन काल। 50 क्यों?
तो हमारा जीवन मान 100 वर्ष का माना गया है, इसलिए 50 वर्ष। कम अधिक हो सकता है, आज के समय में तो अधिक ही होता है। नौकरी ने, व्यवसाय ने मान लिया है कि व्यक्ति 58 वर्ष तक तो काम कर ही सकता है, 60 वर्ष तक कर ही सकता है, 62 वर्ष भी कभी कभी व्यवस्था की जाती है, 65 वर्ष तक भी ये लंबा चलता है। अब ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ, माने 15 वर्ष बीत गए, 65 वर्ष माने 62 वर्ष माने 12 वर्ष विलंब से चल रहे हैं, 60 माने 10 वर्ष विलंब से चल रहे हैं, 58 माने 8 वर्ष विलंब से चल रहे हैं। और हमारे जीवन की प्लानिंग ऐसी होती है, माने गृहस्थाश्रम की प्लानिंग ऐसी होती है कि एक तो हम व्यवसाय और सेवा से निवृत्त नहीं हुए हैं, वो मन से निवृत्त नहीं हुए हैं। हमारी अभी भी आसक्ति उसमें है, नहीं नहीं अभी तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो करना ही चाहिए, ये काम भी अच्छा है, महत्वपूर्ण है, अर्थार्जन हो रहा है, कैसे छोड़ सकते हैं। तो मन से विरक्त नहीं हुए, ये एक कारण है। व्यवहार से हम इसमें से छूट नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, उनका अर्थार्जन शुरू नहीं हुआ है, गृहस्थी भी शुरू नहीं हुई, अर्थार्जन भी शुरू नहीं हुआ, तो हम घर का, कुटुंब का दायित्व छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, हमारा मन भी नहीं करता है और हमारी स्थिति भी ऐसी नहीं है। स्थिति ऐसी नहीं है क्योंकि हमने विवाह देर से किया है, क्योंकि हमने बच्चों को जन्म देर से दिया है, इसलिए हम छूट नहीं सकते इसमें से। तो इन दोनों कारणों से हम जल्दी वानप्रस्थ हो नहीं सकते। अब दोनों ही बातों का नियोजन तो हमें ही करना है, कि हमारे लिए और कौन करेगा। अब तो हम प्रौढ़ भी हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं, तो हमें ही करना है। हमारी परंपरा और शास्त्र कहते हैं कि आप जब तक गृहस्थाश्रम में हैं तब तक कुटुंब की सेवा करना, कुटुंब का संचालन करना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जीवन के सारे काम उसके साथ समायोजित करो, जीवन के सारे अन्य व्यवहार हैं वो बालकों के संगोपन में और उनकी शिक्षा में, संस्कार में दो। ये कुटुंब हमारी प्राथमिकता है। परंतु वानप्रस्थाश्रम में समाज सेवा हमारी प्राथमिकता है। अब हम समाज के अंग हैं, समाज के प्रति उत्तरदायी हैं, तो अब समाज की सेवा करना है। अब हम जितना जल्दी हमारे मन को अनुकूल बना दे और हमारे जीवन की व्यवस्था को अनुकूल बना दे, उतना हमें वानप्रस्थाश्रम का सुख मिलेगा। समाज सेवा में भी सुख है, समाज सेवा में भी कर्तव्य पालन का संतोष है, समाज सेवा में भी हमारे अनुभव को और हमारे कर्तृत्व को व्यापक संदर्भों में प्रयुक्त करने का यह समय है। अब जो अनुभव ही नहीं करता, जिसको अवसर ही नहीं मिलता कि समाज सेवा करे, वो तो क्या करेगा। और अनुभव नहीं है इसलिए आकर्षण भी नहीं है, आकर्षण नहीं है क्योंकि आसक्ति ही इतनी अधिक है हमारे कुटुंब में और हमारे अपने जीवन में और गृहस्थाश्रम में और उपभोग युक्त हमारे युवा प्रौढ़ अवस्था में, कि हम वानप्रस्थ का आकर्षण क्या है, वानप्रस्थ का सुख समाधान संतोष क्या है, ये समझ ही नहीं सकते। परंतु वानप्रस्थाश्रम का संपूर्ण देश की धारणा में और धर्म संस्कृति की रक्षा में इतना अधिक महत्व है, और इसके लिए भी 1/4 जीवन का हिस्सा अलॉट किया गया है। इसका हमें जरा और अध्ययन करना चाहिए। वानप्रस्थाश्रम में
जीवन विकास की दृष्टि से विरक्ति की ओर यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरक्ति माने उदासीनता, विरक्ति माने बस अब नहीं चाहिए, बहुत रेशमी वस्त्र पहन लिए, बहुत अलंकार पहन लिए, बहुत अच्छा खाना पीना मनोरंजन ये सब कर लिया, अब इसके आगे बढ़ो, इससे भी बढ़कर बहुत कुछ जीवन में है, इसकी ओर आगे बढ़ो। तो वृत्ति, विरक्त वृत्ति ने हमारा साथ देना चाहिए, ये भी एक साधना ही है। इसलिए ये व्यक्तिगत जीवन विकास के लिए विरक्ति की यात्रा पर चलना। कुटुंब की दृष्टि से अधिकार छोड़ देना, अधिकार पुत्र और पुत्र वधू को देना, अब ये भी बहुत कठिन बात है, परंतु अधिकार छोड़ना, दायित्व नहीं छोड़ना, अधिकार शून्य दायित्व, ये वानप्रस्थाश्रम में करने का काम है। व्यवसाय में भी और गृह संचालन में भी दायित्व पूर्ण, अधिकार शून्य ऐसा होना। अर्थार्जन नहीं करना, ये भी वानप्रस्थ होने के लिए आवश्यक है। अब ये तो बहुत कठिन बातें हैं, एक मेडिकल साइंस की परीक्षा में पास होने से भी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करने से भी ये अधिक कठिन बात है। आप दायित्व तो निभाओ परंतु अधिकार छोड़ो, व्यवसाय काम तो करो परंतु अर्थार्जन न करो, ये तो बहुत बहुत कठिन बातें हैं। घर में रहो या घर के बाहर रहो, घर के बाहर रहना, संस्था में, वन में, अकेले आश्रम में रहना, ये तो वानप्रस्थ का एक बहुत बाह्य ऐसा कृतिशील पक्ष है। पत्नी के साथ रहो अथवा पत्नी को घर में रखकर आश्रम में रहो, ये सब बहुत प्रारंभिक बातें हैं, मूल तो मानसिक बौद्धिक बातें हैं। ऐसा वानप्रस्थाश्रम, ये इसका काल 25 वर्ष का बताया गया है, परंतु आज वो 10 वर्ष का, 15 वर्ष का भी होता है, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है। कदाचित अगली पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी अपने जीवन का नियोजन ऐसे करेगी कि वो 50 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ बन सकेगी। और आप विचार करो कि समाज इससे कितना लाभान्वित हो सकता है। अर्थार्जन शून्य समाज सेवा से कितनी संस्थाओं को हम व्यवस्थित बना सकते हैं, इसका अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये समाज सेवा निरत ऐसे सब लोग जब बनेंगे तब क्या होगा। आज तो ऐसा नहीं है, और इसलिए सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन सब उथल पुथल से युक्त है। कहीं कुछ भी कोई कहने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। पुलिस, न्यायालय, कानून आदि की व्यवस्था से ही लोग सीधे चलते हैं, बाकी कोई सीधे चलता ही नहीं है। ये इस स्थिति में बदल लाने के लिए ये वानप्रस्थाश्रम अत्यंत आवश्यक है। बस इसके मूल तत्वों का मैंने अभी उल्लेख किया है। इन मूल तत्वों को समझने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं है। वानप्रस्थाश्रम 50 से 75 वर्ष तक का होता है, परंतु इन 75 वर्ष में हमारी अवस्था बदलती है। 60 वर्ष तक तो हम प्रौढ़ होते हैं, और प्रौढ़ावस्था का वर्णन मैंने पहले किया। 60 वर्ष के बाद हम वृद्ध होते हैं, और वृद्धावस्था जीवन का सबसे लंबा काल है। 60 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक 40 वर्ष की वृद्धावस्था, उसमें पहले 15 वर्ष हैं वे वानप्रस्थ जीवन है, और बाद के 25 वर्ष भगवान करे हम 100 वर्ष जिए ही ऐसा मानकर चले। 75 के बाद के शेष जो वर्ष हैं वो संन्यास्त वृत्ति से रहना। सब कोई सन्यासी तो बनेंगे नहीं, सब कोई गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे नहीं, सब कोई भिक्षाटन करेंगे नहीं, परंतु संन्यास्त वृत्ति तो आना। संन्यास्त वृत्ति का मुख्य लक्षण है त्याग करना।
संन्यास का अर्थ ही है त्याग करना। किस बात का त्याग करना? जीवन निर्वाह के लिए जो अनिवार्य है ऐसी बातों को छोड़कर बाकी सभी बातों के प्रति पूर्ण रूप से मोह शून्य होना, ये त्याग है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक माने खाना पीना, सोना, वस्त्र पहनना आदि, उसमें भी मोह नहीं होना, उसमें भी इच्छा अनिच्छा नहीं होना, ये त्याग है। संन्यस्त वृत्ति का दूसरा लक्षण है तपश्चर्या करना। संन्यस्त वृत्ति का और तीसरा लक्षण है क्षमाशील होना, माने सबको क्षमा करो। संन्यस्त वृत्ति का और एक लक्षण है न्याय, अपने प्रति मान अपमान आदि के लिए समान होना। तो ये वृद्धावस्था जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है जीवन विकास की दृष्टि से। उसके पहले जो वानप्रस्थ वृद्धाश्रम वृद्धावस्था है उसमें तो समाज सेवा करते ही रहना है और विरक्ति से त्याग की ओर धीरे धीरे जाना है। हमारे जीवन विकास के जो जितने भी आयाम है वो एकदम सडन चेंज नहीं होते, एकदम से बदल नहीं जाते, खट से बदल नहीं जाते, वो धीरे धीरे बदलते, धीरे धीरे विकसित होते हैं। जैसे घर में ही बालक, 2 वर्ष का बालक और 12 वर्ष का बालक शरीर में, मन में, भाषा में अलग ही होता है, परंतु कब वो 2 वर्ष से 3 का हुआ, 3 से 5 का हुआ, पता नहीं चलता। हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कितना बढ़ा, रोज रोज कितना बढ़ा नहीं कर सकते, वो ट्रांजिशन होता है। इसी प्रकार से तृप्ति से विरक्ति, विरक्ति से त्याग कैसे विकसित होता है इसका मेजरमेंट नहीं होता है, परंतु दिखता जरूर है, होता जरूर है। वह यह आंतरिक रूपांतरण है। ये आंतरिक रूपांतरण जिसका जिसका भी होता है वो तो बहुत भाग्यशाली है। तो वानप्रस्थाश्रम में हम विरक्ति की ओर जाएंगे। वृद्धावस्था में वृद्ध वानप्रस्थाश्रम में विरक्ति से त्याग की ओर जाएंगे, ये तो जीवन विकास है। समाज सेवा में अनुभवी मार्गदर्शक और अपनी सारे सामर्थ्य का लाभ समाज को मिले, इसके लिए जीवन बिताना ये वानप्रस्थाश्रम है। परंतु वृद्धावस्था में अब सेवा का अधिकार है, माने सेवा लेने का अधिकार है। छोटों ने सेवा करना ये हमारा अधिकार है। जो भी बहुत शिक्षित हैं उन्होंने शास्त्रों की रचना करनी चाहिए, उन्होंने अनुसंधान करना चाहिए, उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग समाज के लिए करना चाहिए। परंतु अब उन्हें भागदौड़ नहीं करना है, अब उन्हें आराम करना है। शारीरिक दृष्टि से तो सेवा लेने का अधिकार प्राप्त होता है, तथापि वृद्धों ने युवाओं के साथ, प्रौढ़ों के साथ अपना जीवंत संबंध बनाए रखना चाहिए, रस लेना चाहिए, युवाओं की बातों में भी रुचि लेना चाहिए, प्रौढ़ों की बातों में भी रुचि लेना चाहिए, परंतु स्वयं अलिप्त रहना चाहिए। अलग रहना माने कोई संबंध ही नहीं, ऐसा नहीं है। आनंद तो आना ही चाहिए, तो त्याग में भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, ऐसा भाग्य तो भारत के वृद्धों को ही मिल सकता है। आज दुर्भाग्य से कैसा है, वृद्ध माने बीमार, वृद्ध माने अशक्त, वृद्ध माने उपेक्षित। लोग भी मानते हैं क्या अब वृद्ध, अब तो क्या है, इनका जीवन पूरा होने को है, और वृद्ध भी मानते हैं अब कितने गए उतने दिन बाकी थोड़े हैं, अब हमारी बात कोई मानेगा नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं। हाँ, ऐसी स्थिति होती है, कुटुंबों में भी होती है, समाज में भी होती है। कोई फट से युवा कह देता है अरे अरे दादाजी अब आप आराम करो, अब ये तो नया जमाना है, पीढ़ी बदल गई। हाँ, ये स्थिति निर्माण हुई है, परंतु ये स्थिति स्वाभाविक नहीं है। भारतीय कुटुंब व्यवस्था और समाज व्यवस्था के लिए ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ऐसे न हो, ये वृद्धों ने स्वयं प्रौढ़ थे तब देखने की आवश्यकता थी, परंतु देखा नहीं, इसलिए वृद्धों की स्थिति ऐसी होती है। अपने यहाँ एक सुभाषित है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशो बलम। जो अभिवादनशील है, ये छोटों के लिए बताया गया है, बाल के, युवा के, प्रौढ़ों के लिए। नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो वृद्धों के साथ हमेशा रहता है, उनकी बातें सुनता है, उनके अनुभव से सीखता है, उसकी 4 बातों में वृद्धि होती है। आयु माने आयुष्य, प्रज्ञा माने बुद्धि, यश माने समाज में प्राप्त होने वाला यश, बल जीवन जीने का बल। ये 4 बातें वृद्धों का उपसेवन करने से प्राप्त होती हैं। इतना वृद्धों का सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य छोटों को भी स्वीकार होना चाहिए, वृद्धों को भी स्वीकार होना चाहिए, और उस निराशा छोड़कर इसके लिए साधना करनी चाहिए कि हम जिंदा रहें। जिंदा माने जीवंत, प्राण युक्त रहें। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होता है, परंतु मन और बुद्धि अधिक समर्थ होते हैं। वृद्धों में जो बुद्धि है उतनी युवाओं में कहाँ से होगी। इसलिए दूसरा एक कहा गया है वृद्धों के लिए, नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धाः। उस सभा को सभा ही नहीं कहते जिनमें वृद्ध ना हो। और सभा क्या होती है? जहां लोगों का समूह इकट्ठा होकर समाज हित की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसको सभा कहते हैं। उस सभा में वृद्ध होने ही चाहिए, नहीं तो उसको सभा नहीं कहते। परंतु वृद्ध के लिए क्या कहा? नते वृद्धाः ये न वदन्ति धर्मम। उनको वृद्ध कहना ही नहीं चाहिए जो धर्म की बात न करे। इसका अर्थ है कि वृद्धों को धर्म समझना चाहिए। धर्म जो समाज की धारणा करता है, ऐसा धर्म समझना चाहिए। अब ये तो सीखने की बात है, ये चिंतन करने की बात है। इसलिए वृद्धों ने तपो साधना करनी चाहिए, वैसे धर्म साधना भी करनी चाहिए, और शास्त्र चिंतन और आत्मचिंतन भी करना चाहिए। यह काल है हमारा जीवन कैसे बीता उसका हिसाब करने का, उसका लेखा जोखा करने का, और ये विचार करने का कि हम आगे के जन्म में क्या साथ में ले जाएंगे, और हमारा आगे का जन्म कैसा होगा, कौन से घर में होगा। जैसे भगवत गीता में कहा ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। पवित्र और समर्थ परिवारों में योग भ्रष्ट जीवों का जन्म होता है, तो हमारे लिए कौन से माता पिता होंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा विकास कैसे होगा, ऐसा हिसाब करके फिर मृत्यु की प्रतीक्षा करना, स्वागत करना। और कैसी मृत्यु उत्तम कही है? अनायासेन मरणम, दुख दर्द कष्ट अशोक भय आदि के रहित होकर मृत्यु का स्वागत करना। तो अच्छा जीवन कैसा कहा? बिना दैन्येन जीवनम, बिचारे असमर्थ असहाय लाचार होकर जीना नहीं, और कष्ट भय शोक आदि के साथ मरना नहीं। वो हमारा जीवन विकास है। तो वृद्धों को वृद्ध बनना चाहिए, प्रौढ़ों को प्रौढ़ बनना चाहिए। अभी सब लोग कहते हैं युवा राष्ट्र की शक्ति है, तो प्रौढ़ और वृद्ध क्या है फिर? इस कथन को पूर्ण करना चाहिए। युवा राष्ट्र की कार्य शक्ति है। भाग दौड़ करना, मेहनत मजदूरी करना, परिश्रम करना, पसीना नितारना, ये जो कार्य शक्ति है, कुशलता पूर्वक करना, ये युवा की है। युवा राष्ट्र की कार्य शक्ति है। परंतु अपनी अनुभव, समझदारी, मैच्योरिटी से प्रौढ़ राष्ट्र की बुद्धि शक्ति है। बिना बुद्धि के काम कैसे करेंगे? और वृद्ध राष्ट्र की आत्मशक्ति है। इस आत्मशक्ति को संपादन करना ये वृद्धों का काम है। हाँ, आराम करेंगे, लोग अपनी सेवा करेंगे, ये बात तो ठीक है, परंतु आत्मशक्ति का संपादन करना ये वृद्धों का दायित्व है, कर्तव्य है। इस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा होती है। अब ये सारा कहाँ होगा? घर में ही होगा। ये घर से बाहर नहीं हो सकता।
इसलिए कुटुंब जीवन को इतना महत्व दिया गया है। हम भी इस दृष्टि से कुटुंब शिक्षा के विषय को महत्वपूर्ण मानकर प्रयास कर रहे हैं। और ये सब समाज का पूरा कुटुंब शिक्षा का दायित्व पितामही माने पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, अनुभवी, समझदार दादी माँ का है। इसलिए इसका नाम ही दिया गया है, ये पितामही विद्यापीठ है, ग्रैंड मदर्स यूनिवर्सिटी। तो आज हमने ये जो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में कैसे विकास होता है, ये परंपरा में हो रहा है, शास्त्रों में कहा गया है, इसकी व्यवस्था भी की गई है। दुर्भाग्य से आज हमने इसको बिल्कुल विस्मृति के गर्त में डाल दिया है। इसको पुनः स्मरण करें, इसका अध्ययन करें और इसका लाभ हमको स्वयं को पहले और बाद में पूरे समाज को मिले। इस दृष्टि से हमारा ये आयु की अवस्थाओं का विवेचन आज पूर्ण होता है। अधिक चिंतन की तो अनिवार्य आवश्यकता है ही। हम ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसे निवेदन के साथ मैं आज की बात समाप्त करती हूँ। थोड़ा समय अधिक गया है तो आपका समय थोड़ा मैंने ले लिया, इसलिए क्षमा प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को विराम दे रही हूँ। नमस्कार। अधिक हुआ? जिज्ञासा समाधान या प्रश्नोत्तरी के लिए ये सत्र अभी खुला है, तो जिनको भी कुछ पूछना हो। समीर भाई कितना अधिक गया समय? 5 मिनट 50 5 मिनट। हाँ ठीक है। जी। तृप्ति मल्होत्रा। क्षमा चाहती हूँ, ये मेरी बेटी का है। मैं गौरी मल्होत्रा हूँ हैदराबाद से। उसके स्कूल के अकाउंट्स द्वारा शायद उसने लॉगिन किया था। ताई जी, मेरा ये सवाल है कि जो गरीब लोग होते हैं वो भोले भाले होते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन बहुत इजीली ये लोग कन्विंस करते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कर दीजिए, आपको लैंड मिल जाएगी या 2 बेडरूम घर मिल जाएगा। तो ये मेरे घर में जो काम करते हैं उनके साथ हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी के थ्रू मुझे पता चला कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अभी उसको पेपर्स नहीं मिल रहा है। तो वो उस स्थिति में है और मैं तो शॉक में ही हूँ कि तुमने ऐसा कैसे किया है। हाँ, तो जैसा आपने ही कहा ना कि गरीब लोग भोले भाले होते हैं, असमर्थ होते हैं, तो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग वानप्रस्थ नहीं बनते और इनको सही मार्गदर्शन नहीं देते, तो वे क्या करेंगे फिर? हम क्या कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं? वे तो अपने आप में इतने मस्त हैं कि समाज का क्या हो रहा है, गरीबों का क्या हो रहा है, क्या क्या अनिष्ट फैल रहे हैं, इसकी चिंता ही नहीं करते। किसको चिंता होती है? और चिंता होती है तो खाली चिंता ही करते हैं कि अरे ये दुष्ट क्या कर रहे हैं और ये कैसे धर्म परिवर्तित हो रहे हैं। परंतु पढ़े लिखे, धनवान, सुशिक्षित ऐसे लोगों का क्या? तो कारण यही है कि हम शेष समाज के जो लोग हैं वे इस बात के लिए कुछ करते नहीं हैं। ताई जी, आपके विचार से क्या करना, कैसे एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि वो तो फंस गई है और उसने परिवार को भी नहीं बोला, क्योंकि उसने छुट्टी ली थी 3 महीने बिफोर इलेक्शन। और मैंने कहा 3 महीने तक तुम बीमार कैसे पड़ सकती हो? तो सैलरी भेजने के लिए उसने मुझे एक अकाउंट भेजा था जिसमें किसी और का नाम आया था। तो मैंने डांटा, मैंने कहा ये किसका है, तुम कहाँ पे हो? तो बोली मेरे बेटे को प्लीज बताना मत, प्लीज बताना मत। ऐसा करना, मैं जब आऊंगी 3 महीने के बाद तो मुझे कैश दे देना सैलरी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी, बट तुम्हें आने की जरूरत नहीं है फिर से। तो इस तरह से, बट उसकी जो बहन है वो अभी काम कर रही है। तो कुछ यहाँ पे 2 दिन पहले फेस्टिवल चल रहा था, तो टीवी पे दिखा रहे थे आजकल क्या हो रहा है पंजाब में। तो मैं ऐसे ही, और वो कुछ काम कर रही थी, उसने कहा मैडम देखो ना, उसको तो घर भी नहीं मिला, उसने कन्वर्ट किया कर दिया और घर भी नहीं मिला उनको। तो मैंने कहा तुम भी कर रही हो क्या वो अब काम, तुम्हें भी करना है? नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ अगर उसको मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा करके।
हाँ, तो ये तो पूरे विश्व भर में चल ही रहा है। उसके लिए सही शिक्षा की आवश्यकता होती है। हम वही तो प्रयास कर रहे हैं, परंतु किसी भी प्रयास का व्यक्तिगत और तत्काल परिणाम नहीं मिलता है। आपको लगे रहना चाहिए इस दिशा में। आपको चिंता हो रही है, ये पहला चरण है। परंतु सभी को चिंता होनी चाहिए, ये इसका दूसरा चरण है। ताई जी, उनका वो एक उत्तर भी होता है कि हमें घर तो मिल रहा है ना इतने सालों से, मतलब हाँ, ठीक बात है, उनको ठीक 3 बात है। लड़के हैं, 2 लड़कियां हाँ, हैं, सबकी शादी हम्म, हुई है, पोता-पोती है हम्म, और अब तक हम्म। घर भी नहीं है। सत्र का विषय हाँ, नहीं है जी हाँ, जी। इसलिए जरा व्यापक अर्थ में विचार करने की आवश्यकता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो ये ऐसा विचार करने वाले हमारे जैसे लोग जब सब लोग होंगे तभी होगा। जी, धन्यवाद ताई। जी, हाँ, रक्षा सिंह जी आप पूछिए। जी, प्रणाम ताई। नमस्कार। जी, नमस्कार। मेरा प्रश्न शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जैसे आपने अच्छा। कहा कि गृहिणियों को घर ही मतलब देखना है या भोजन का उनको ज़रूर ध्यान रखना है। तो हमें भी कई बार यही लगता है, लेकिन क्योंकि हम लोग अब कार्य करते हैं, बाहर जाते हैं, कई बार वो अचानक आ जाता है मीटिंग तो वो नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं मन में एक खराब लगता है कि ना यहाँ अच्छे से कर पा रहे हैं, ना वहाँ अच्छे से कर पा रहे हैं। हाँ, ये बात और तो एक बिल्कुल ठीक है। हाँ, जी, और बोलिए। एक स्टेज पे सच में लगने लगता है कि मतलब क्या छोड़ के घर को ही देख लें या हाँ, पूरा समाज के लिए करें? मतलब ये कन्फ्यूज़न कैसे होगा? या मुझे कई बार लगता है कि यार एक पूरे परिवार हाँ, वालों को जुट होना चाहिए। जी, जी, हाँ, बोलें आप। हाँ। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें तो हैं। क्या सही में हम समाज के लिए करते हैं? तो कल्पना करो कि इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां जो करती हैं, वो समाज में के लिए करती है या सैलरी के लिए करती हैं? सैलरी नहीं मिले तो कौन करेगा? कितने प्रतिशत लोग करेंगे? इसलिए जी। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है, क्या घर का ही काम करें? तो घर समाज से भी अधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है क्या? वहाँ सैलरी नहीं मिलती इतना ही है ना, बाकी समाज के जीवन में, व्यक्तिगत कुटुंब के जीवन में या व्यक्ति के अपने जीवन में भोजन और नई पीढ़ी का निर्माण, इससे बढ़कर और कौन सा काम है? सैलरी नहीं मिलती इसीलिए ना, और मान्यता नहीं मिलती। अब जी, इसमें मन पुरुषों का भी दोष तो है। पुरुष भी मानते हैं कि चुप बैठो, घर में रहो, तुम्हें क्या देश दुनिया का पता है। ये जब से कहना शुरू हुआ था, ब्रिटिशों से चढ़ गए और ये कहना शुरू हुआ था, तब से स्त्रियों ने भी ये कहना शुरू किया कि अच्छा, हमें समझ में नहीं आता, चलो दिखा देते हैं कितना समझ में आता है। तो अब पुरुष बेचारे देख रहे हैं कि देखो, इनको तो बहुत समझ में आता है, लेकिन दोनों ने ही घर की उपेक्षा कर दी। दोनों ने ही कर जी, दी, क्योंकि जी, पुरुष। और तीसरी बात है, स्त्रियों को अभी भी अपने आप को सिद्ध करने के लिए वही सारे काम करने हैं जो पुरुष करते हैं। पुरुषों को नहीं दिखाना है कि हम भी तुम्हारे से अच्छा घर का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियां घर संभालती है ना, इसलिए घर ही उपेक्षित है, स्त्रियां ही कम हैं। और स्त्रियों ने भी मान लिया कि पुरुष हमको कम मानते हैं, तो हम भी दिखा देते हैं। और ऐसी स्थिति अभी चल रही है। इसीलिए जी, ये जो समाज, कुटुंब आदि की शिक्षा, अब विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कहो तो समाज शास्त्र में ये सिखाओ ना, 2 पीढ़ियों में युवक युवती दोनों ही सीख जाएंगे। और तीसरा इसका था, पूरा व्यवसाय, पूरा कुटुंब संचालन, पूरा जीवन पति पत्नी का साथ साथ होता है। अब ये साथ साथ तो रहा नहीं। पुरुष कहीं और नौकरी करता है, स्त्री कहीं और नौकरी करती है, तो दोनों का व्यवसाय अलग, दोनों का समय अलग, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग, दोनों का बैंक अकाउंट अलग, ऐसा हो जाता है। और फिर कानून कहता है मैरिज इज एन एग्रीमेंट, तो दोनों ही स्वतंत्रता रखना चाहते। तो ये विषय है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और जी, इसलिए तो बुद्धिमान लोगों ने इसका
चिंतन करके समझने की आवश्यकता है। आज के आज ये कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। हमारे बच्चे, उनके बच्चे, तब जाकर ये कुटुंब जीवन और समाज जीवन सेटल होगा। आज के आज तो हम ऐसे ही चक्रवात में, झंझावात में, वो सारा इसमें फंसे हुए हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। जैसे कि बहुत छोटे से शुरू हुआ ना, क्या इतने पढ़ने लिखने के बाद अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है तो नौकरी छोड़ दे और घर ही देखे क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है। व्यक्तिगत जीवन में देखो तो बड़ा है, कुटुंब के जीवन में भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने घर की व्यवस्था का सेटलमेंट ऐसे किया है कि दोनों की सैलरी आवश्यक हो जाएगी। इसलिए वो बहुत पेचीदा इसलिए बनता है कि मानसिकता, अर्थार्जन, व्यवसाय ये और कुटुंब संचालन, ये चारों बातों का समायोजन कैसे करना, इसकी ओर ध्यान नहीं है किसी का। अगर ध्यान देने लगे तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो उस प्रकार की व्यवस्था भी होगी। तो ताई जी एक और बात है उसमें कि एक हाँ, डर हाँ, भी है स्त्रियों को कि कहीं पुरुष को कुछ हो जाए तो उसके बाद क्या जीवन में, इसलिए भी वो शायद मतलब काम इसलिए भी वो कर रही है हाँ, एक। हाँ, हाँ। ये तो एक तो ऐसी बात है कि अनिष्टों की कल्पना करके कोई नहीं करता कुछ भी, परंतु अनिष्टों की कल्पना करके भी आँच न आए इसकी व्यवस्था तो करते ही हैं। तो पूरा समाज, पूरा कुटुंब, परिवार ये सब व्यवस्था करके रखता है कि कहीं कुछ अनिष्ट हो जाए तो कुटुंब को अभावों में न रहना पड़े। इसकी व्यवस्था भी साथ साथ में सोचनी चाहिए। जी प्रणाम ताई। हाँ जी। ठीक, समय तो हुआ है, लेकिन एक तरुण जी का एक प्रश्न है, तो हम हाँ, उसको हो जाने दीजिए। तरुण जी पूछिए। हाँ, नमस्ते ताई। धन्यवाद नमस्कार बहुत-बहुत। जी। काफ़ी अच्छा लगा। प्रश्न ये था कि मतलब वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, मतलब ये 15 साल का है या 25 साल का है? एक तो ये प्रश्न था, और दूसरा मतलब उससे कनेक्टेड चीज़ जो आपने बताई हाँ, कि इसके हाँ, साथ-साथ जो हाँ, हमारा तृप्ति से विरक्ति और विरक्ति से त्याग की हाँ, तरफ जाते हैं, हाँ, तो हाँ, वो थोड़ा, अगर ऑब्वियसली ये थोड़ा मतलब टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए, बट अगर पॉसिबल है हाँ, तो थोड़ा डायरेक्शन। हाँ, मैंने अभी के अभी नहीं बता सकते ना, ये जरा विस्तार से समझने का विषय है। कभी ऐसा मौका आया तो पूरा सत्र इसके ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, क्योंकि इसी के ऊपर बाकी सबका भी आधार है ना। इसलिए हम स्वतंत्र चिंतन का सत्र इसके ऊपर रखेंगे यदि टाइम परमिट्स। दूसरा आपने कहा वानप्रस्थ 25 वर्ष का ही है, मैंने कहा ना 51 से 75, इसमें पहले 10 वर्ष प्रौढ़ावस्था है और शेष 15 वर्ष वृद्धावस्था है। तो प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था का अंतर क्या है ये मैं बता रही थी, परंतु वानप्रस्थ तो 25 वर्ष का है। ठीक, धन्यवाद। जी। ठीक है, अभी प्रश्नोत्तरी भी खत्म हुई है और सत्र का समय भी हुआ है, तो कल्याण मंत्र से पूर्ण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे संसारि सन्तु कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्कार ताई जी, राम राम। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दिन शुभ। नमस्कार। ताई नमस्कार। नमस्कार।